हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जी हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, आज यही सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में भी बताऊंगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सी सहायक क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं और कैसे इसकी पहचान होती है। यही सब इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप लोग फ्यूचर के बारे में जरूर सुने होंगे। देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस होता है, यानी कि सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के सारे भागों को मैंने पढ़ा दिया है, साथ में पास्ट टेंस के भी सारे भागों को मैं बता चुका हूं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब चार भाग इसमें भी बचे हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो चलिए मैं आज आप लोग को बताता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आप लोग को समझाता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोडक्शन को, यानी कि पहचान को। दोस्तों, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे नजर रखते हैं। पहचान को इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं। देखिए, इसकी पहचान कैसे की जाती है। जब किसी वाक्य के अंत में, यानी कि जब किसी वाक्य के अंत में दोस्तों क्या है, गा गे गी आए, यानी कि गा गे गी ही आएगा और दूसरा इसमें शब्द यानी कि अक्षर नहीं आते हैं। ठीक है, आए तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि मैं आपको समझा देता हूं, जब किसी वाक्य के अंत में गागेगी आए, जैसे मैं घर जाऊंगा, वह घर जाएगी। ठीक है ना, तुम किताब पढ़ोगे, यानी कि गागेगी वाक्य के अंत में आएगा, तो यही हमारा क्या कहलाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आइए इसके रूल को जरा ध्यान से देखते हैं, क्या रूल है इसको समझने का और इसको बनाने का। ठीक है, पहला रूल की पहले रूल को हम देखते हैं। देखिए ध्यान से, सब यही सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इन्हीं सब वाक्यों को, यानी जो बातें कही गई है रूल में, यही सब बातें समझनी है। इसके बाद सारे के सारे आप फ्यूचर के जितने भी भाग हैं, यानी कि कंटिन्यूअस, परफेक्ट, साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, आई तथा वी के साथ, यानी कि आई तथा वी के साथ सहायक क्रिया, यानी कि जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, शॉर्टकट में एच बी लिखा जाता है। ठीक है, सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और इसको कहीं कहीं पे एच बी नाम से देखने को मिल जाता है। देखिए कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं दोस्तों, सेल का प्रयोग करते हैं, यानी कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड जो हमारा है, अन्य कर्ताओं के साथ, ठीक है, अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों देखिए, आई और वी यानी कि अपने के लिए, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यानी कि अपने के लिए जो सहायक क्रिया प्रयोग होती है वो सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, और अन्य जो भी कर्ता बचते हैं आई और वी को छोड़ के, ठीक है, अन्य कर्ता को मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे ही, सी, ठीक है, इट, यू, दे, ठीक है, और जितने सारे होते हैं, ठीक है, उन सभी के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए तीसरे रूल को समझते हैं। इस टेंस में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तीन तरह की रूप, क्रिया के तीन रूप होते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसमें क्रिया का हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे एग्जांपल से गो, वेंट, गॉन। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, गॉन मतलब जाएगा, हो गया, लेकिन इसमें हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, यानी कि गो का प्रयोग करेंगे अगर कहीं जाना वाना नाम आएगा तो। ठीक है, आइए दोस्तों सबसे मेन पॉइंट को समझते हैं, फोर्थ वाले को। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी को लोग जो नहीं समझ पाते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत होता है इसी की वजह से। ध्यान से देखिए, जब दृढ़ता दिखानी होती है तो आई तथा वी के साथ विल तथा अन्य कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जब बहुत ज्यादा दृढ़ता दिखानी होती है, जैसे मैं इसे अवश्य करूंगा, ठीक है, तुम उसे अवश्य कर लोगे, ठीक है, इस तरह के जब बातें कही जाती हैं तो यहाँ पे सहायक क्रिया चेंज हो जाती है। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं इसे अवश्य करूंगा, ठीक है, यानी कि मैं दृढ़ता दिखा रहा हूं, तो दोस्तों यहाँ आई के साथ सेल नहीं लगता है, बल्कि आई के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जितनी सारी बातें मैंने कहा आपसे, आप जरूर समझे होंगे। ठीक है, अगर इन सब बातों को आप अपने ध्यान में रखेंगे तो ये जान लीजिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बस आपके दिमाग में फिट हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए मैं समझाता हूं इसके फार्मूले को, साथ में कुछ एग्जाम्पल को मैं बताता हूं। ये सारे रूल हैं और इसके इंट्रोडक्शन है। मैं बताता हूं आपको इसमें किस किस तरह के फार्मूले होते हैं। तो दोस्तों मैं ऊपर यहां से कुछ मिटा देता हूं और बताता हूं कि फार्मूले इसमें कौन से होते हैं और कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है इनके हिंदी वाक्यों को।
देखिए, सबसे पहले मैं इसके फार्मूले को आपको बताता हूँ। फार्मूले में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हम सहायक क्रिया शैल या फिर विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे प्लस एम बी फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इस यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म प्लस 2/द लिखेंगे और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। दोस्तों ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला। मैं पहले अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव कहते हैं, कहीं कहीं पे सिंपल टेंस के नाम से भी मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ हर एक टेंस को, और यहीं से समझना भी चाहिए, तभी आप सारे टेंस को आसानी से समझ पाएंगे। क्रम से पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से समझेंगे। देखिए ये हमारा फार्मूला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तो शैल या विल के बाद दोस्तों नॉट लगा देते। आइए इसमें कुछ वाक्यों को हम लिख के समझते हैं। पहला वाक्य लेते हैं कि वह, छोटे छोटे वाक्यों को समझेंगे ताकि खूब अच्छे से हमारे दिमाग में पहले फिट हो जाए। वह घर जाएगा, ठीक है, वह घर जाएगा। दूसरे सेंटेंस को लेते हैं कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। और वाक्यों को लेता हूं, तीसरे को लेता हूं कि बंदर केला खाएगा, बंदर केला खाएगा। चौथे वाक्य को लेता हूं अमन बाजार जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वाक्य इसमें आते हैं और मैं आप लोग को बताता हूं। अगर कहीं पे भी आपको इस तरह के वाक्य अगर नजर आएंगे तो आप कैसे पहचान कर पाएंगे कि कौन सा टेंस है। देखिए हर एक टेंस की पहचान वाक्य के सबसे अंतिम वाले भाग से की जाती है। जैसे कि आप सभी वाक्यों को अंत में देख रहे होंगे, गागे गी आए रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वह घर जाएगी। चलिए मैं सब में देख रहा हूँ कि गागा आया है, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, वह घर जाएगी, ठीक है। अब यानी कि फीमेल हो गई। तो दोस्तों इस तरह से वाक्यों के अंत में गागेगी आया रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, अगर इसमें नहीं और प्रश्न पूछने वाले शब्द नहीं आ रहेंगे तो, ठीक है। एक बात और इसमें सबसे मेन ये होता है, इसमें कोई भी कार्य दोस्तों ना तो हो रहा है ना तो हुआ है, इसमें होने वाला होता है। यानी कि जो कार्य अभी होने वाला है वो सारी चीजें इसमें हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जो होने वाला है यानी कि भविष्य में जो होने वाला है उसको हम पढ़ते हैं। आइए आप समझते हैं कि इसमें क्या है कि इसको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों जैसे कि हमारा फार्मूला कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है पहले वाले में वह, तो यहाँ पे लड़की है यानी कि लड़की हो या कोई भी यानी कि फीमेल है, तो यहाँ पे हम सी लगाएंगे। सी मैंने आपसे बताया कि आई तथा वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जब ज्यादा दृढ़ता दिखानी रहेगी तब सहायक क्रिया चेंज होगी, तब आई के साथ, आई और वी के साथ सेल नहीं बल्कि विल लगेगा। लेकिन किसी भी वाक्यों में दृढ़ता नहीं दिखाई जा रही है, मैं बताऊंगा उसको भी, ठीक है। तो सी के साथ विल लगाएंगे, सी विल। अब देखिए जाएगी तो ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे गो और टू। जैसा कि यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो गो, आने जाने के साथ टू लगेगा तो गो टू हो गया। और कहाँ दोस्तों ऑब्जेक्ट में बचा है हाउस, मतलब घर, HOUSE, हाउस, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए दूसरे वाले को समझते हैं कि मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ पे आई के साथ सेल लगाएंगे, आई सेल। अब देखिए पढ़ना होता है रीड, मतलब आई सेल रीड, बस इतना ही है, ठीक है, आई सेल रीड। आइए तीसरे वाले को समझते हैं, बंदर केला खाएगा, ठीक है। तो कहेंगे द मंकी दोस्तों विल लगाएंगे, द मंकी विल। अब देखिए ईट मतलब होता है खाना, ईट। द बनाना लिखेंगे, BANANA, ये रहा, ठीक है। द मंकी विल ईट द बनाना। दोस्तों अब आइए चौथे वाले को समझते हैं कि अमन बाजार जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट अमन है, अमन के साथ विल लगाएंगे, अमन विल। अब देखिए जाना होता है दोस्तों गो, मतलब आने जाने के साथ टू लगाएंगे, अमन विल गो टू। अब मार्केट मतलब बाजार होता है, MARKET, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। कहेंगे अमन बाजार जाएगा तो अमन विल गो टू मार्केट। दोस्तों ये रहा, देखिए कितना छोटा छोटा वाक्य है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। कितना ही बड़े बड़े वाक्य इसमें आ जाए हिंदी से, चाहे हिंदी में आए चाहे अंग्रेजी में। अब बताता हूं मैं, अगर ये
इंग्लिश में रहे और हिंदी में कैसे लाना रहे, तो ये इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, द मंकी विल मतलब बंदर, ईट यहाँ पे इतना पढ़ेंगे, द मंकी विल ईट मतलब बंदर खाएगा, द बनाना मतलब केला। इसी तरह से दोस्तों हम समझ समझ के बनाते हैं। हमें विल और शैल बताता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। विल और शैल फ्यूचर को छोड़ के किसी अन्य टेंस में नहीं प्रयोग किए जाते हैं, विल और शैल, ठीक है। इसलिए इसको हम समझ जाएंगे, ये हमारे फ्यूचर टेंस है। आइए कुछ और वाक्यों को समझते हैं जिसमें दृढ़ता दिखाई जाए। दोस्तों जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं फिर नेक्स्ट वाले को लेता हूं, यानी कि 5 वाले के लेता हूं कि इसे वह इसे अवश्य करेगा, वह इसे अवश्य करेगा। 5वां, ये 6वां है कि मैं अवश्य पढ़ूंगा, मैं अवश्य पढ़ूंगा। नेक्स्ट वाला लेता हूं 7वें सेंटेंस को, ठीक है। जानवर जानवर जंगल में जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। दोस्तों देखिए ध्यान से, सारे के सारे वाक्यों में दृढ़ता दिखाई गई है, यानी कि जो भी बातें कही गई है थोड़ा मतलब कि दृढ़ता से कही गई है, इसलिए इसमें सारी की सारी सहायक क्रिया बदल जाएंगी। ना तो अवश्य की अंग्रेजी हमें लिखना है, ना तो जरूर की अंग्रेजी लिखना है, ठीक है। बस सहायक क्रिया बदल देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें दृढ़ता दिखाई गई है, ठीक है। आइए मैं समझाता हूँ। फार्मूला तो यही लगाएंगे, बस हमारी सहायक क्रिया बदल जाएंगे। देखिए, वह इसे अवश्य करेगा, तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे, तो कहेंगे ही। दोस्तों अब ही के साथ यहाँ पे विल नहीं बल्कि शैल लगाएंगे, ही शैल, ठीक है। अब देखिए, डू मतलब करना होता है, इट मतलब इसे, डू इट, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी कि ही शैल डू इट का मतलब वह इसे जरूर करेगा या अवश्य करेगा। दोस्तों बस ऐसे ही हम पहचानते, अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिखना है, ठीक है। यानी कहेंगे ही शैल डू इट। इसी प्रकार मैं अवश्य पढ़ूंगा, इस बात को कैसे इंग्लिश में कहेंगे, तो कहेंगे आई के साथ अभी तक शैल लगाते थे, लेकिन यहाँ पे विल लगाएंगे, आई विल। अब देखिए, पढ़ना होता है रीड मतलब, ठीक है। आई विल रीड, मैं अवश्य पढ़ूंगा। दोस्तों बस इतनी सी ही बात कहनी है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। जानवर जंगल में जरूर जाएंगे, कहेंगे एनिमल्स, एनिमल्स। अब यहाँ पे शैल लगाएंगे, एनिमल्स शैल, ठीक है। अब देखिए, जाएंगे तो गो टू इन द जंगल, फॉरेस्ट माने भी जंगल, फॉरेस्ट माने जंगल, और जंगल खुद इंग्लिश शब्द है। दोस्तों देखिए, एनिमल शैल गो टू इन द जंगल। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, पसंद आया कि नहीं, यानी कि समझ में आया कि नहीं। और अगर समझ में आया हो और पसंद आया हो हमारा वीडियो, तो दोस्तों लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो मैं आप लोग को बताऊंगा, इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य किस तरह के होते हैं और कैसे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कि कुल कह सकते हैं, कुल मिला जुला के, कि कैसे उसको पहचानते हैं और कैसे उसको आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, वो भी बड़े आसान भाषा में। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।